हमारे ओपन मीडिया नेटवर्क चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ओपन मीडिया के अकाउंट द्वारा सोशल मीडिया के साथ लिंक कर सकते हो। वेबसाइट URL openmedian.com पर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। स्क्रीन पर दिए गए बेसिक कॉल के नंबर पर या हमारे ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। उसी बेसिस पे, उसी आधार पर हम आपके सामने ये एक तर्क, एक केस स्टडी रख रहे हैं। तो साथियों, मैं एक वेतन भोगी हूँ आप ही की तरह, और उसी वेतन भोगी के हिसाब से हमने कुछ देखे हैं कि किस तरीके से काम होता है और किस तरीके से काम होता है। मान लीजिए कि अगर मैंने अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर लिया है, पहला पहला दिन जो है जिसको मैंने ज्वाइन किया था वो 1980 को था, और 1980 के बेसिस पर जब मैं ज्वाइन करता हूँ तो मुझे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है रिसिप्ट का के हिसाब से मुझे मिलना चाहिए, जो हम लोग MP फाइनेंशियल कोड के हिसाब से उसके कुछ अपने बिजनेस रूल्स होते हैं अपना, और उसके CCS होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर की, इस पॉइंट ऑफ लॉ के हिसाब से हमें हमारा रिक्रूटमेंट या हमारा रेगुलराइजेशन होना चाहिए था। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपके पास सामने दो ऐसे इंस्टेंस रखता हूँ, दो ऐसे प्रकरण रखता हूँ जिन दो प्रकरण में हमने एक से विपरीत दूसरा, और इन दोनों को जब हमने एक प्लेटफॉर्म पर रखकर हमने इसे चेक कर लिया कि क्या होता है, क्यों इस किस्म के तब्दीलियाँ या फिर इस किस्म की जो गड़बड़ियाँ हैं वो गड़बड़ियाँ सामने सामने नज़र आती नहीं है लोगों को। और हमने कहा कि ये एक्चुअली डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के हिसाब से, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन होता क्या है कि सैलरी स्लिप्स भी नहीं दिया जाता है, फॉर्म नंबर 16 भी नहीं दिया जाता, अगर दिया भी जाता है तो उसे इतना कॉन्फिडेंशियल बता के रख देते हैं लोगों को कि एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारियों को बताया नहीं जाए, तो एक किस्म का डर का माहौल पैदा कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोगों को, अगर आपने किसी भी, तो हमारा जो हक है हमको पता भी नहीं चलता है कि भाई हमारा हक हमको कितना मिलना चाहिए किसी और के हक के साथ में। क्योंकि जब दो व्यक्ति अगर एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक ही एम्प्लॉयर के साथ में जुड़े हैं और एक ही पीरियड के साथ में जुड़े, या फिर अलग अलग पीरियड में है, तो उसका जो एक सैलरी स्ट्रक्चर्स है या फिर उस चीज़ का जो एक सर्विस का पूरा रिकॉर्ड होता है, एक किस तरीके से एक दूसरे को वो विपरीत होता है, इसके बारे में जिक्र करें। तो साथियों, मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर 1980 को था और मैं डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मुझे एक 1991 में दिया था, 91 में। ओके, हालांकि 1991 में देने के बावजूद में फिर भी 1993 तक हमको मिलता नहीं वो। ओके, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ, तो मुझे भी नहीं मिला था। तो हम क्या करते हैं, अब क्या है कि जब मैं दूसरी तरफ से देखता हूँ तो इस केस में मेरी ड्यूटी ज्वाइनिंग का पहला तारीख है 1988 में मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग होता है, यानी कि ठीक 8 साल के बाद। पिछले वाले एम्प्लॉयमेंट के डिटेल के मुकाबले अगर देखेंगे 1988 और 8 साल, अगर 8 साल के बाद में अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है तो उनका भी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो होता है 1988 का ही होता है, यानी कि जिस दिन उनको रखा गया उसी दिन से उनको रेगुलर किया जाता है, इसमें कोई प्रोविजन नहीं होता। जबकि मेरे यहाँ पर इस केस में 1988 से लेकर 1991, और हालांकि अगर डिटेल में चलते हैं तो वो 1993 तक होता है, यानी कि तकरीबन 13 साल। तो 13 साल तक यहाँ पर अप्रूवल नहीं होता, यानी रेगुलर नहीं होता है, अपॉइंटमेंट नहीं होता है, सिर्फ कथन के तौर पर, सिर्फ कथन के तौर पर। हालांकि रिकॉर्ड्स इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता। रिकॉर्ड्स के मुताबिक या नोटिफिकेशन के मुताबिक या फिर ऊपर के सेक्रेटरीट या फिर उस डिपार्टमेंट के मुताबिक या फिर उसके और दूसरे स्तर पर
जहाँ संभाग लेवल है यहाँ तक पुष्टि होती है कि नहीं, ये रेगुलरिटी का वेतन हो जाता है। पर सब डिवीजन लेवल पर इसकी पुष्टि वो कतन के तौर पर इनकार करते हैं, पर सर्विस बुक के तौर पर भी इसकी पुष्टि की जाती है कि 1/10/1980 को डेट ऑफ ज्वाइनिंग की गई थी और रेगुलर का आदेश उसी से संदर्भ किया गया था। और बहुत सारे अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। अब हम आते हैं ब्यौरा कंप्लीट करते हुए कि हम इतनी सब सर्विस में आज जब हमारी रिटायरमेंट की बात होती है तो हम आज के दिन में सैलरी कमाते हैं नियर तकरीबन 42,000 रुपया और कुछ डियरनेस अलाउंस। इससे हमारा टोटल सैलरी तकरीबन जब चला जाता है 49,000, यानी कि 50,000 से भी कम समय सीमा में। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो सैलरी होते हैं जो 8 साल के बाद ज्वाइन होने के बाद फिर भी सैलरी उनका 52,000, यानी कि इनका जो वेतन है वो 52,000 में आज के दिन में फिक्स किया गया है। और उसके बेसिस पर इसके साथ में और उनका जो डीए वगैरह अगर हम ऐड करेंगे तो ये चला जाता है तकरीबन 58 से लेकर 60 या 61,000 तक। तो ये जो दोनों के इसमें जो फ़र्क होता है, इस फ़र्क को एक आम इंसान आसानी से समझ सकता है, वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता। हर इंसान को पता चलता है तो इतना तो सामने पता चलता है कि इस तरीके से ये फ़र्क होना एक बहुत ही गड़बड़ी वाली स्थिति होती है। तो दोस्तों इसमें अगर हम देखेंगे कि किसी व्यक्ति ने 40 साल काम किया, किसी ने 30 साल काम किया और 30 साल काम करने के बाद में या 40 साल काम करने के बाद में जो 40 साल तक काम करता है उनका क्वालिफाइंग सर्विस तक में उनको पेंशन का अमाउंट निर्धारित करते हैं 18,700 तक, और जिसका ग्रेच्युटी अमाउंट होता है 6,94,00,000 तकरीबन 7 लाख तक। वहीं दूसरी जगह पर यहाँ पर होता है कि पेंशन के हिसाब से इनको दिया जाता है 30 साल की क्वालिफाइंग सर्विस में 33,000 तक का पेंशन बनता है और ग्रेच्युटी बन जाता है तकरीबन 15 से लेकर 18 साल लाख तक का एक अमाउंट, यानी कि दो तिहाई यानी आधा से ज़्यादा या 2/3 तक का जो फ़र्क होता है ये इसी तरह की कि इनके कैटेगरी में इनका सर्विस भले ही 40 साल का हो लेकिन इनका फुल सर्विस नहीं माना जाता है। लेकिन वही 8 साल या 10 साल के बाद जो व्यक्ति आता है वो ज्वाइन होता है और ज्वाइन होने के बाद में उनको उसी दिन से जो रेगुलराइज किया जाता है वो रेगुलराइज करने के बाद में उनका टोटल सैलरी होता है उनका जो ग्रेच्युटी होता है वो 15 से 18 लाख, क्योंकि उन्होंने 30 साल कंप्लीट कर दिया है। लेकिन 30 साल कंप्लीट होने के बावजूद उनका 15 से लेके 18 लाख तक का सैलरी किस तरह से होता है, ये एक बहुत ही सोची समझी चाल है। और इसी चाल के ऊपर हम जिक्र करेंगे और आगे का जो भी प्रोग्राम होगा उसमें एक ही तर्क के साथ में कि किस तरह से इनका जो कारनामे हैं, जो अफसरशाही के या फिर उनके जो अधिकारी जो है उन लोगों के, इन सब का मापदंड इसमें तो। और ये सती हुई एक या दो व्यक्तियों के साथ में नहीं होता है, ये होता है पूरे के पूरे तकरीबन जितने भी एमपी गवर्नमेंट में जो चल रहा है इनके बहुत सारे लोगों के साथ में यही समस्या है कि इनको पेश करके चक्कर में इस तरह से फंसाया जाता है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि कितना पेमेंट मिलना चाहिए मुझे और मिल कितना रहा है और क्यों मिल रहा है इस तरह से। और अगर कोई एरियस वीरियस की बात होती है तो एरियस में भी इतनी धांधली चला लेते हैं ये लोग कि एरियस का कोई भी अगर गिनती करेंगे तो एरियस का कोई भी डिटेल मिले, इसकी खासियत कहाँ पर, इसका लूपहोल कहाँ पर मिल जाता है।